हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले यूपीएससी भर्ती में बदलाव के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं बाद में पछताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैंने पहले क्यों नहीं बनाया। सबसे पहला यहाँ पर यूपीएससी में अगर बात करें तो मैं सभी के लिए बताऊंगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और डब्ल्यूएस। लेकिन सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता, क्योंकि वे किसी रिजर्व कैटेगरी से तो बिलोंग नहीं करते, लेकिन उनको लगता है निवास प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो अगर आप यूपीएससी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होगा उससे पहले जो आपका निवास बना होना चाहिए। बहुत बच्चों को लगता है कि क्या निवास बार बार बनाना पड़ता है। नहीं, निवास बार बार नहीं बनाना पड़ता है। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब एक ही सर्टिफिकेट का नाम है। ये बार बार नहीं बनाना पड़ता, ये आपको एक ही बार बनाना पड़ता है। ठीक है, एक बार बन गया, ऑनलाइन वाला हो गया। निवास क्या कोई बार बार बनाता है, जब तक आप चेंज ना कर रहे हो अपना कहीं रहने का स्थान। ठीक है, अब आता है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपको यहाँ पर क्या मांगा जाता है। देखिए, अभी हम यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से यहीं से मैंने डाटा लिया और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप यूपीएससी में फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है इस बार शायद 24 फरवरी है। क्या है कि 24 फरवरी से पहले जो है आपको फॉर्म भर लेना है। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो बना हुआ होना चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, बहुत लोगों को तो इसी में दिक्कत होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता देते हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो है दो तरह का होता है। एक आपका स्टेट लेवल का होता है और एक आपका जो है सेंट्रल लेवल का होता है। तो यहाँ पर जो यूपीएससी में आपका जो मांगा जाता है वो कौन सा मांगा जाता है, वो सेंट्रल लेवल वाला। ठीक है, स्टेट लेवल वाला नहीं मांगा जाता है। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट को आप पहचानिएगा कैसे। देखिए, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ रहेगा? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर में जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, उसका ऊपर का जो दो लाइन होगा उसमें ये चीज लिखा हुआ रहेगा। अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ रहेगा, मतलब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा हुआ रहेगा, आपका स्टेट का नाम यूपी, बिहार, झारखंड, इसका मतलब स्टेट लेवल है, जो कि नहीं लगेगा। आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। वो भी अलग अलग फॉर्मेट से, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 के हिसाब से, जिसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो कितने हैं, मतलब जो आप कितने बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो उसके बारे में अगर यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन्होंने जो दिया है, जनरल के लिए आपका जो है 6 अटेम्प्ट है। कितना? जनरल वाले बच्चे के लिए यहाँ पर जो है 6 अटेम्प्ट हमें देखने को मिलता है, जनरल कैटेगरी का बच्चा के लिए। ओबीसी कैटेगरी का बच्चा के लिए 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी के लिए यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ये बात करें, ये अटेम्प्ट कब काउंट होता है। देखिए, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, जब आप प्री एग्जाम देते हैं। ठीक है, यूपीएससी में जब आप प्री एग्जाम दे देते हैं, प्री एग्जाम में अपेयर कर जाते हैं, दो एग्जाम होता है, एक प्री, एक मेंस। अगर आप प्री एग्जाम में बैठ गए, प्री एग्जाम दे दिए, तो वो एक अटेम्प्ट आपका काउंट हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ द कैंडिडेट एक्चुअली अपेयर्स इन एनी वन पेपर ऑफ द प्री एग्जाम, इट विल बी डीम्ड दैट द कैंडिडेट मेड एन अटेम्प्ट एट द एग्जामिनेशन। मतलब यूपीएससी का प्री एग्जाम में 2 पेपर होता है। ठीक है, तो दोनों पेपर में से किसी एक पेपर में भी अगर आप अपेयर करते हैं तो वह कहलाएगा कि आपने एक अटेम्प्ट दे दिया। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। बाकी जो यहाँ पर अगर देखें तो यूपीएससी के साथ साथ जो लोग झारखंड से, उनके लिए मैं बता दूं, जेपीएससी का भी फॉर्म निकला है जिसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लफड़ा यहाँ पर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यूपीएससी में एक चीज़ यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो एग्ज़ाम में यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर को लेकर डाउट रहता है कि ऑप्शनल पेपर में जो 250 ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, तो ये जो ऑप्शनल पेपर रहता है ये क्या एक ही सब्जेक्ट से रहता है या 250 अलग अलग सब्जेक्ट से रहता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने प्लान ऑफ एग्जामिनेशन लिखा है कि यहाँ पर आपका सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जाम जो होगा, यूपीएससी का प्री एग्जाम, वो 400 मार्क्स का होगा, मतलब 200 मार्क्स का एक पेपर, 200 मार्क्स का एक पेपर आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्री एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और पेपर 2 है, ठीक है, वो भी आपका मल्टीपल चॉइस होगा। लेकिन यहाँ पर जो है पेपर 2, ठीक है, प्री एग्जाम में जो पेपर 2 का यहाँ पर लिया जाएगा उसमें क्वालिफाइंग मात्र 33% आपको लाना है। कितना? 33%। मतलब जो जीएस पे आपका जो सीसेट पेपर होगा, ठीक है, यहाँ पर जनरल स्टडीज पेपर 2, उसमें मात्र 33% लाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। फिर यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन में अगर देखें तो जैसा मैंने बोला था कि आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, पेपर 1, ठीक है, 300 मार्क्स का, उसमें बस आपको क्वालिफाई करना रहता है। लेकिन पेपर बी जो इंग्लिश रहता है वो आपका यहाँ पर 300 मार्क्स का रहता है, ये भी आपका क्वालिफाइंग है। अब मेरिट के लिए कौन कौन सा पेपर जुड़ता है? मेरिट के लिए आपका पेपर जुड़ता है पेपर 1 जो कि ए से रहता है 250 मार्क्स का, ठीक है, ये ए से आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। फिर आपका जीएस पेपर 1 होता है 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 2, 3, 4। अब आता है ऑप्शनल पेपर।
देखिए यूपीएससी में जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, तो इस ऑप्शनल पेपर में जो है आप हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। देखिए जिस सब्जेक्ट में आपने अपने ग्रेजुएशन किया आपको वही सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, खास करके। ऐसे आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया उसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो फायदा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, अगर मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज करता हूँ, ठीक है, तो हमको ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 दोनों से हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब 500 मार्क्स से हमको हिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो अगर मैंने ग्रेजुएशन में 3 साल हिस्ट्री पढ़ा है तो मुझे उसका डेप्थ नॉलेज होगा। अभी थोड़ा मोड़ा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाना होगा, मैं ज़्यादा मार्क्स उसमें ला पाऊंगा, ठीक है। तो यूपीएससी का यहाँ पर जितना भी बच्चा यहाँ पर यूपीएससी का फॉर्म भरने वाले हैं या यूपीएससी से लेके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, देखिए यूपीएससी में बहुत सारे बच्चे टॉप करते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम को पास करते हैं। पास करने के बाद वो इंटरव्यू में या यूट्यूब पर आके बताते हैं कि ये बुक बेस्ट होता है। तो जो बेस्ट बुक है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, सभी का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।